तो आज हम बात करने वाले हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की, राइट। और इसको समझने से पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा, राइट, या फिर हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन से स्पेसिफिक टास्क के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, राइट। और फिर हम इसके पूरे डिटेल को समझेंगे कि कैसे बना है और ये कैसे काम करता है। ओके, तो हमने अभी पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पे, तो आप एक बार चेकआउट कर लो तो आपको कुछ पता चल जाएगा। बैक प्रोपोगेशन मैथमेटिकली इंट्यूटिवली कैसे काम करता है, सारी चीज़ें आप समझ पाओगे। उसके बाद फिर वेट एंड बायस जो लर्नेबल पैरामीटर्स हैं उसको हम किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप एक बार मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को आप समझ जाओ, उसके बाद फिर यहाँ पे आओगे तो ये बहुत फ़ायदा रहेगा, बेनिफिट रहेगा आपके लिए इनको आसानी से समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की, कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे पास था मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन और ये हमें टेबुलर डेटा में बहुत अच्छा काम करके दे रहा था कि आपके पास कुछ टेबुलर डेटा है, राइट। मान लो एक्स वाई एंड जी, आपके पास जो रोज हैं वो मान लो कि 4 रोज हैं, राइट। और इसका एक कोई लेबल डेटा आप बनाते थे जो दो डेटा के पीछे आपको कनेक्शन फाइंड आउट करना था कि ये एक्स डेटा इस वाई लेबल डेटा के साथ किस तरह से कनेक्टेड है, जिसे हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी लेबल डेटा नहीं होता है और हम क्लस्टर फाइंड आउट करते हैं। वो क्या करता है, सिमिलर डेटा जो होता है उसको एक साथ रख देता है ताकि हम उसको स्टडी कर पाएँ कि वो कैसे एक तरह से सिमिलर है एक दूसरे से। इससे हम कुछ नई चीज़ें उसमें उसी डेटा में हम दूसरे डिफरेंट टाइप के क्लस्टर्स फाइंड कर सके। क्लस्टर्स मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा, राइट। तो ये मैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास कुछ लेबल डेटा था और हमारे पास ये इनपुट डेटा था। इनपुट डेटा में ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा रॉज और ये चौथा रो, और ये हमारा जो था वो था क्या, लेबल डेटा, दैट इज 4। तो हम हमेशा क्या फाइंड आउट करते थे, जो फॉरवर्ड पास करने का तरीका था ना मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में, उसमें आप क्या करते थे, एक वेट को लेते थे और इस आप अपने इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करके एक बायस ऐड कर देते थे और इसी पे एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाते थे और यही आपका आउटपुट होता था, राइट। और इस आउटपुट को आप इसके साथ कंपेयर करते थे, इसको हम कहते थे वाई, ये प्रिडिक्शन होता था आपका। तो इस प्रिडिक्शन को आप ट्रू वाई के साथ, यानी कि ये हो गया ट्रू वाई, इसके साथ कंपेयर करते थे। और फिर जब इसके साथ कंपेयर करते थे तो कंपेयर ये तो एक बार में टोटल नहीं होता, राइट। तो आप क्या करते थे, फिर जा करके इसे बताते थे कि वेट एंड बायस की कितनी गलती थी जिसकी वजह से ये इसके बराबर नहीं आ पाया। भाई तुम्हारी ही गलती है, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए, तो जाओ और अपने आप को फिक्स करो। तो हम इटरेट करते थे, जिसे हम ईपॉक कहते हैं। 50 ईपॉक मतलब 50 बार हमने कैलकुलेट किया और ये फाइंड आउट करा कि ये कितना इससे दूर है और फिर इसको जाके ट्यूक किया। ये हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में करते थे। तो इसमें ये पहला इनपुट है, मान लो पहला रो है, ये इससे तो बात करता था तभी तो ये जाके फिक्स होता था और ये इसको हम बाद में फिक्स करते थे। ये जो दूसरा इनपुट है ये भी इससे बात करता था, ये इससे बात करता था, ये इससे बात करता था। बात करना मतलब नंबर्स भी आपस में बात करते हैं। वो कैसे बात करते हैं, जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी शेयर करता है, कुछ ना कुछ बात उसे कहता है कि भाई आगे बढ़िया से चलो, आगे क्या है, खाई है। तभी तो ट्रांसफार्मर पॉसिबल है। ट्रांसफार्मर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही तो हम कर रहे हैं और इतना बढ़िया इंटेलिजेंस हम बना लिए, राइट। तो मतलब नंबर्स आपस में कैसे बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं वैसे नहीं, ये मल्टीप्लाई करके बात करते हैं, राइट। तो ये जो पहला इनपुट था, ये किसी न किसी तरह से लेबल डेटा के पहले रॉ के साथ बात तो कर रहा था, बट ये जो इनपुट है ये आपस में एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पा रहे थे, राइट। और ऐसा डेटा हमारे पास था। मान लो कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, अभी के लिए ये भूल, अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो आज का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो कल का टेम्परेचर कभी भी 36 डिग्री सेल्सियस नहीं होने वाला है, हमें पता है कंफर्म। वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा, या तो 12 डिग्री हो जाएगा, या 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, या फिर वो नीचे घट करके मान लो 8 से लेकर के, या फिर 7 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। लेकिन कभी भी ये 7 से लेकर के 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, लेकिन कभी भी 36 डिग्री सेल्सियस तो होगा नहीं, इतना बड़ा जंप तो होगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आज आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, ये बात मैं अगर आपको कहता हूँ,
तो आप कल का लगभग लगभग एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं। इसे हम कहते हैं सीक्वेंस डेटा। सीक्वेंस डेटा मतलब कि एक डेटा किसी ना किसी तरीके से दूसरे डेटा से कनेक्टेड है। मान लो यहाँ पे एक सीक्वेंस है 11, 12, 13, 14, तो ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस से कनेक्टेड है। हमें पता है कि 12 और 11 में क्या फ़र्क है, -1 का। इसी तरह से ये कनेक्टेड है -1 का, ये कैसे कनेक्टेड है, -1 का। तो इसे हम कहते हैं सीक्वेंस डेटा, जिसमें अगला इन्फॉर्मेशन आपको लेने के लिए पीछे देखना पड़े। ये इस तरह के टाइम सीरीज वाला जो डेटा होता है, जिसमें हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं कि कल का टेम्परेचर क्या होने वाला है, या फिर ये प्रेडिक्शन करते हैं कि स्टॉक मार्केट कहाँ जाने वाला है, उसकी प्राइस क्या होने वाली है, क्लोज प्राइस क्या होने वाली है। उसके लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और LSTM का यूज़ किया जाता है, या फिर हम कहें सीक्वेंस टाइम सीरीज वाला जो मॉडल है जैसे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या LSTM, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी देखो, ये यहाँ पे ज़रूरी है कि ये दोनों आपस में बात कर पाए। ये जो डेटा है इंडिविजुअल डेटा, ये भी अपने में आप में कुछ ना कुछ बोले इसे, तभी तो ये समझ पाएगा कि अगला जब हमने प्रेडिक्शन लेना है तो पीछे मैटर कर रहा है भाई, कि कल का टेम्परेचर बनाने के लिए आपको आज का टेम्परेचर जानना पड़ेगा, और उसे तो अगर जान जाओगे तो अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे, राइट। तो इसके लिए हम लाएं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को। देखो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है। हमारे पास, हम स्टार्ट करते हैं हिडन स्टेट 0 से। ये हम 0 0 हर जगह लगाते हैं कि एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं हिडन स्टेट का, जिसमें हर चीज़ 0 होता है, राइट। क्योंकि हमें पता नहीं, हम पहले ही बताएं कि अगर आप पहले शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हो तो आप रैंडम चीज़ें चूज करते हो। वेट एंड बायस हमेशा रैंडम नंबर होता है, जो मन आप चूज कर लो उसी को हम ट्यूक करके सीधा करेंगे। तो वेट जब हम करते हैं ना तो पूरा रैंडम होता है, वेट 0 कर दो या 1 कर दो, राइट। उसके बाद हम धीरे धीरे से ट्यूक करते हैं। तो मान लो हिडन स्टेट अभी 0 है, राइट, और उसके बाद हम हिडन स्टेट 1 पे जाते हैं, और यहाँ पे हम x1 इनपुट इसमें लगाते हैं, और इन दोनों की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं y1। तो ये हमारा पहला प्रेडिक्शन हो गया, y1 हमने प्रेडिक्शन किया। अब हमें x2 के लिए प्रेडिक्शन चाहिए। वहाँ पे हम पूरा प्रेडिक्शन एक बार कर देते थे। यहाँ पे स्टेप में होता है प्रेडिक्शन, कि पहले आप x1 का प्रेडिक्शन करें और उसके बाद फिर x2 का प्रेडिक्शन में जाओ, ताकि ये जो x1 है ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन x2 वाला प्रेडिक्शन जब आप करोगे तो उसके साथ शेयर कर सके। तो यहाँ पे जो हिडन स्टेट होता है वो h2 आता है, और यहाँ पे x2 के साथ आप y2 का प्रेडिक्शन करते हैं, और ये जो मतलब कि पैटर्न है ये चलता रहता है जितना लॉन्ग आपका डेटा है, ठीक है। तो मान लो कि हमने यहाँ पे देखो, एक आराम से समझो, ये h2 हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तभी हम y2 कैलकुलेट करेंगे। h2 का जो फॉर्मूला होता है, या फिर h हिडन स्टेट आप किसी भी टाइम स्टेप पे जब कैलकुलेट करते हो, राइट, किसी h t कैलकुलेट करते हो तो उसका जो हम मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं कि भाई जो w है, वेट है, हिडन इनपुट टू हिडन, उसको xt अभी का जो टाइम स्टेप है उसके साथ मल्टीप्लाई करो और उसमें ऐड करो फिर एक वेट को। कौन सा वेट होने वाला है ये वेट होने वाला है हिडन टू हिडन, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ht-1 से, और इसमें एक bh ऐड कर दो, और इसको आप एक एक्टिवेशन फंक्शन लगा दो। इसमें एक्टिवेशन फंक्शन हम कौन सा लगाते हैं, tan-h, टेंजेंट हाइपरबोला मोस्टली, राइट, ठीक है। तो ये हमारा ht प्रेडिक्शन आ जाता है। तो मान लो हमें h1 करना है, राइट, h1 निकालना है यहाँ पे अभी, तो h1 लगाएंगे यहाँ पे क्या होगा, x1 हो जाएगा क्योंकि इस टाइम स्टेप पे हम निकाल रहे हैं, और फिर यहाँ पे h0 हो जाएगा क्योंकि 1 - 1 मतलब 0, इसका हम मदद ले रहे हैं, राइट, और फिर bh करेंगे तो आपको ht पता चल जाएगा, मतलब h1 पता चल जाएगा। जब आप h1 कैलकुलेट कर लेते हो तब हम ये प्रिडिक्शन निकालते हैं, दैट इज y1। तो y को अगर आपको निकालना है, या yt हम कहें, एट एनी टाइम स्टेप अगर आपको y कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो कि आपको एक वेट होगा आपके पास, जो वेट होगा जो रैंडम होता है, हम इनिशियलाइज करते हैं। इसमें टोटल 5 लर्नेबल पैरामीटर्स हैं। जो हमारा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन था उसमें सिर्फ 4 लर्नेबल पैरामीटर्स थे, जिसको हम बार बार ट्वीट करते थे कि तुम्हारी गलती है भाई, जाके तुम सही करो अपने आप को। इसमें टोटल 5 होते हैं, ठीक है। 2 लेयर वाले में 4 हो रहा था, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसका जो होगा वो होगा हिडन टू आउटपुट, राइट। ये जो हमारा वेट होगा वो होगा हिडन टू आउटपुट, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला जो हमने कैलकुलेट किया है ht को, ठीक है, ht-1 को
नहीं, एच टी के साथ अभी का जो टाइम स्टेप है उसके साथ कैलकुलेट, उसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम बी वाई के साथ या फिर बी ओ या फिर बी वाई को इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा आउटपुट आ जाता है। एक बार फिर आराम से समझते हैं। देखो, पहले हमारे पास कोई हिडन स्टेट नहीं था, हमारे पास कहीं से आप शुरुआत कर रहे हो, तो जहां से शुरुआत कर रहे हो उससे जस्ट पिछला स्टेप सोचो, वो आपके पास कोई स्टेप नहीं है, तो आप कहते हो कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आप 0 0 0 0 0 हर जगह आपने एक हिडन स्टेट बनाया। अब जब आपने ये हिडन स्टेट बनाया तो आप h1 कैलकुलेट करोगे, और ये अगले स्टेप में जाओगे तो x1, अभी हमारा पास डेटा x1 है और इसका हमें प्रेडिक्शन निकालना है, दैट इज y1। तो आप क्या करते हो, x1 का जो डेटा होता है उसको उसमें उसके साथ आप ये h1 कैलकुलेट करते हो। तो h1 जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे वो वेट आ जाएगा और अभी का जो आपका इनपुट है वो आ जाएगा, प्लस वेट, और ये जो पिछला हिडन स्टेट है वो आ जाएगा। तो पिछला हिडन स्टेट क्या है, h0, तो यहाँ पे तो अभी h0 आएगा प्लस bh आ जाएगा। फिर आप जब ये निकालोगे yt, यही तो हमें चाहिए ना y1, तो y1 निकालोगे तो आप अभी का जो ये आपने कैलकुलेट किया उसको आप एक रैंडम वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज वेट ऑफ आउटपुट, और उसके बाद फिर बायस, आउटपुट वाला जो बायस होता है ये रैंडम आपने चूज किया है। समझो अभी कि भाई ये सारी चीजें जिसमें मैं घेरा लगा रहा हूँ ये रैंडम है, यही लर्नेबल पैरामीटर्स हैं, इसे हम ट्यूक एंड टर्न करते हैं। तो आपके पास जब y1 आ गया, राइट, अब आप उसके बाद यहाँ आपने y1 को कैलकुलेट करने के लिए इस h0 की मदद ली है। अब देखो अगले स्टेप पे जाते हैं तो अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो जब ये wxh को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी टाइम स्टेप क्या है 2, तो हम x2 वाला 2 वाला जो टाइम स्टेप का इनपुट होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस w जो हमारा हिडन स्टेट वाला वेट होगा वो एज इट इज होगा, या फिर कुछ उसमें हमने ट्यूक किया होगा जो बैक प्रोपगेशन के साथ होता है, हम उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, वो बैक प्रोपगेशन और ग्रेडियंट डिसेंट के साथ होता है। तो उसके बाद हम ht1 जब लेंगे तो ht1 मतलब क्या, अभी टाइम स्टेप 2 पे जब ht1 आप कैलकुलेट करोगे ht-1, दैट मीन्स कि h1, तो h1, तो ये h1 कहाँ से बना है, x1 से बना है। तो इसके कहने का मतलब जब ये आप h2 कैलकुलेट कर रहे हो तो इस x1 की कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसके साथ शेयर हो रही है, तभी आप y2 को कैलकुलेट कर पा रहे हो सटीक, राइट। तो ये यहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन देता है, कैसे देता है, h1 के साथ देता है कि h1 से h2 के पास जाता है, और फिर h2 के साथ जब हम y2 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, y2 जिसमें ये जो वेट होगा वो सेम ही होगा, और h2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, h2 जो अभी हमने ये कैलकुलेट किया ये, और उसके बाद फिर बायस आप ऐड करोगे इसमें जो कि सेम ही होगा आउटपुट वाला बायस, तब हम y2 कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये x1 इस y1 के साथ कनेक्टेड है, y2 के साथ, ये कुछ ना कुछ x1 यहाँ पे हमारी मदद कर रहा है इसको कैलकुलेट करने में। कैसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, मल्टीप्लाई होकर के, बात करके, इससे बात करता है। ये कैसे बात करता है, मल्टीप्लाई होकर के। और फिर इसी तरह से जब हम h3 पे जाएंगे, अगला स्टेप यहाँ पे x3 होगा और ये y3 होगा, तो फिर ये x2 कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन h3 को देगा। कैसे देगा, क्योंकि x2 डायरेक्टली h2 से कनेक्टेड है, h2 को आपको निकालने के लिए x2 का मदद लेना पड़ेगा, राइट। और ये जो h2 है वो कहीं ना कहीं x1 से आया है। तो जब हम h3 कैलकुलेट करेंगे ना, मतलब कि ये लास्ट वाला प्रेडिक्शन, तो उसमें x1 की भी कुछ ना कुछ हम कॉन्टेक्स्ट में तो रहेगा ही, राइट, और वो x2 का भी कॉन्टेक्स्ट रहेगा, x1 और x2 का कॉन्टेक्स्ट ले करके फिर ये यहाँ पे प्रेडिक्शन लेगा, राइट। तो वो सीक्वेंस को भी देख रहा है कि सीक्वेंस किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वही सीक्वेंस को ये समझने की कोशिश कर रहा है। तो यही है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क।